बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ, उन्होंने PTI के बाकी मांदा इस्तीफ़े भी ग़ालिबन 43 थे जो बचे हुए थे, उनको भी मंजूर कर लिया और समरी इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। इलेक्शन कमीशन लाजमन इस पे अमल करेगा और जो राजा साहब ने फरमाया है, जैसे वो एक्सेप्टेंस हुई है पहले इस्तीफ़ों की, इसके भी हो जाएंगे। देखने की बात यह है कि राजा परवेज़ अशरफ थ्रू आउट ये जरदारी साहब के इशारों पे काम करते रहे और मुल्क के साथ इन्होंने इंतहा दर्जे की बददियानती की। इसी तरह इलेक्शन कमीशन भी इसी खेल में शरीक रहा। अब आप देखिए कि ये इस्तीफ़े सारे जितने भी, जब 123 इस्तीफ़े थे जो कि PTI ने शुरू में दिए, और पहले दिन से वो कहते रहे कि आप इन इस्तीफ़ों को मंजूर करें, लेकिन अदालतें भी और बाज़ लोग प्रेशराइज़ करते रहे कि आप वापस असम्बली में जाएं। और 11 लोग, पहले 11 इन्होंने इस्तीफ़े मंजूर किए। फिर राजा साहब फरमाते रहे कि जब तक लोग ख़ुद आके कंफर्म नहीं करते अपने इस्तीफ़े, उस वक़्त तक हम इनको मंजूर नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपनी असम्बली को एक लीगल स्टैंडिंग देना चाहते थे, लेजिटिमेसी देना चाहते थे। लेकिन अब ख़तरे में आ गई असम्बली, धड़ाधड़ इस्तीफ़े मंजूर। लेकिन आज जो इस्तीफ़े 43 हुए, उसका तो ये है कि PTI ने पहले जाके असम्बली में भी बता दिया और राजा परवेज़ अशरफ को भी इत्तला दे दी कि हम ये इस्तीफ़े वापस ले रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन को भी लिख के दे दिया जाके। उसके बाद इन इस्तीफ़ों को मंजूर करना, ये किसी भी सूरत में ये बददियानती ही देखी जा सकती है इसमें, और कोई ख़ास चीज़ नहीं जो इसमें नज़र आए। PTI लाजमन इस पे उंगलियां उठा रही है, बल्कि मैं समझता हूँ जो फवाद चौधरी ने बात की वो बड़ी दुरुस्त बात है। फवाद चौधरी ने इल्ज़ाम लगाया कि आज जो कुछ भी तमाशा इस वक्त हो रहा है, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग की वजह से, अगर वो ना देते उस वक्त, तो आज मुल्क में ये इंतशार ना होता। और मैं इससे इत्तफाक करता हूँ। जब शुरू में इमरान खान ने असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी, या कासिम सूरी उस वक्त डिप्टी चेयरमैन थे, डिप्टी स्पीकर थे नेशनल असम्बली के, उन्होंने इस्तीफ़े मंजूर कर लिए, तो उस स्टेज के ऊपर उस सारे प्रोसेस को रिवर्स करने का मकसद क्या था? उस सारे प्रोसेस को रिवर्स करने में ये तबाही फिर गई कि इस वक्त तक एक गैर नुमाइंदा हुकूमत मुसल्लत, एक करप्ट हुकूमत मुसल्लत, जो सारे करप्ट लोग इकट्ठे होकर एक जगह पे, और वो अपने करप्शन के केसेस को ख़त्म करा के अपनी अपनी लूटी हुई दौलत को समेट रहे हैं, और PTI को बाहर रख के तो सारे अपने काम चला रहे हैं। वो इस सारे खेल में आप सोचिए, कहीं किसी भी जगह पे आपको कोई हुब्बुल वतनी की रमक नज़र आती है कहीं किसी के पास? यूं लगता है कि ये सब तबका जो है वो अपनी ज़ात से आगे नहीं सोच रहा, और सब इस वतन के दुश्मन हैं, क्योंकि जिस डायरेक्शन में ये ले जा रहे हैं वो तो तबाही के दहाने पे हम खड़े हैं। इस कदर ज़्यादती इस मुल्क के साथ, और आइंदा की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। यानी जिस दीदा दलेरी से इलेक्शन कमीशन ने सिलेक्ट करके एक आदमी को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाया, जिसके इतने शवाहिद मौजूद हैं उसके पार्टिजन होने के, मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी और के इतने शवाहिद देखे ही नहीं जितने के इस शख्स के बारे में हैं, और फिर भी इलेक्शन कमीशन उसको चीफ मिनिस्टर वहाँ बना रहा है। क्या मकसद है इलेक्शन कमीशन का? सवाए इसके कि इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि PDM की हुकूमत वो कायम रहे, और हर जायज़ या नाजायज़ हरबा इस्तेमाल करके अवाम की ख्वाहिशात को पूरी तरह पामाल कर दिया जाए।
आइन ये कहता है कि जैसे ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व होती हैं 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन इन सब के अमाल से यूँ लगता है कि ये 90 दिन की किसी भी सूरत में उसकी कंडीशन को पूरा करने को तैयार नहीं है, बल्कि कोशिश ये है कि इन असम्बलियों के फ़िलहाल इलेक्शन ना करवाए जाएं। इलेक्शन हुए तो धांधली होगी, रिगिंग होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन फिर भी अंदर से खौफ है कि उतनी रिगिंग करने, इतनी ज़्यादा रिगिंग के बावजूद अगर पीटीआई इलेक्शन जीत जाती है तो फिर क्या होगा। लिहाजा आप देखिए कि गवर्नर दोनों सूबों के, जिनकी ज़िम्मेदारी थी कि जब उन्होंने असम्बलियाँ डिज़ोल्व की, जिस जो रिकमेंडेशन थी चीफ मिनिस्टर्स की उसके ऊपर की, और उसके बाद उनको इलेक्शन की डेट देनी चाहिए थी, वो जान छुड़ा रहे हैं, वो छुपते फिरते हैं, वो इलेक्शन की डेट देने को तैयारी कोई नहीं। इसी वजह से जो शकूक व शुबहात हैं वो जन्म ले रहे हैं कि कोशिश ये है कि इन इलेक्शन को ना करवाया जाए ताकि पीडीएम की हुकूमत जो है उसके लिए मैदान बिल्कुल साफ़ हो, उसको कोई कहीं से रुकावट ना हो, वो इस मुल्क को अंदर बाहर से जितना नोच सकते हैं नोचें, पूछने वाला कोई ना हो। ये सारी सूरत हाल कब तक चलेगी? मैं ये नहीं कहता कि सूरत हाल से निजात आपको मिल जाएगी, नहीं, निजात तो तब मिलती है अगर कम से कम आवाम में उतना शऊर हो जितना श्रीलंका के लोगों में था, उतना भी थोड़ा सा अगर शऊर हो तो आपको निजात मिल सकती है। लेकिन अगर शऊर हो ही ना सिरे से, तो फिर जो हुक्मरान है वो तो सब कुछ कर गुजरता है ना, उसको तो पता है कि उसको कोई पूछने वाला नहीं है। नतीजा ये कि ये चीज़ें चलती रहेंगी, जो अंजाम होगा वो बुरा होगा कि इसमें कहीं भी मुझे बेहतरी नज़र नहीं आती। ये नहीं लगता कि आप पाकिस्तान की कोई खैरखाई कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले देख लें, पीडीएम के फ़ैसले देख लें, या हमारे सारे अदारों की कारगुजारी जो मदद कर रहे हैं इस वक्त इस हुकूमत की हर लिहाज से इसको कायम रखने के लिए, इनके केसेस ख़त्म कराने के लिए, इनकी करप्शन को कवर अप करने के लिए, और सब अदालतें साथ मिला लें, मैं कम से कम मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी ऐसा काम करने के लिए इस वक्त तैयार है जिससे इस मुल्क की खैरखाई हो। तो लाज़मन अगर अवाम हक लेने के लिए तैयार नहीं, और जो तबका इस वक्त काबज़ है वो सवाए अपनी ज़ात के, अपने मकासद के अलावा वो कुछ जानता नहीं, वो देख नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे, तो लाज़मन इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। सो मैं ये समझता हूँ कि सोचना चाहिए सब लोगों को, अदारों को, अदालतों को, सबको, हुब्बुल वतनी नाम की भी कोई चीज़ है। ये वतन है तो हम सब हैं, और इस वतन के साथ मोहब्बत हमारा ईमान होना चाहिए। उसके लिए ज़ाती मकासद, मफादात वो कोई माने नहीं रखते, वो तो वहीं दफन हो जाएंगे जिस दिन खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे इस मुल्क का कुछ मसला बन गया था। लिहाजा अगर कोई भी ये क्लेम करता है कि उसको इस पाकिस्तान से मोहब्बत है, तो फिर इस निज़ाम से, इस सिस्टम जो इस वक्त है, इससे जान छुड़ाने के लिए, मुल्क को निजात देने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना होगा। अब तक के लिए इतना ही। फ़ौज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।